Hello everyone, this is Saurav here and you are watching my Caller Notifier. Joining us today, Anil sir, who is the HOD of Biotechnology Department in Sachidanand Sinha College. So welcome sir in my Caller Notifier. थैंक यू। सर आप बायोटेक्नोलॉजी के HOD हैं। बायोटेक्नोलॉजी होती क्या है और इस कोर्स को करने के बाद स्टूडेंट कौन कौन से फील्ड में अपना कैरियर बना सकते हैं? बायोटेक्नोलॉजी एक ये बहुत ही ब्रॉड स्कोप है इसका। और बायोटेक्नोलॉजी का मतलब होता है कि बायोलॉजी जो हम लोग पढ़ते आ रहे हैं बचपन से, उसके साथ टेक्नोलॉजी का ऐड कर देना, जो आजकल एग्रीकल्चर से ले कर के और मेडिकल में बहुत बड़ा रोल है। जितना रिसर्च हम लोग करना था एग्रीकल्चर में, हमने जेनेटिक मेटामॉर्फोसिस करके कर ली। अब उसमें टेक्नोलॉजी की आवश्यकता है, तो वो टेक्नोलॉजी बायोटेक्नोलॉजी वाले दे देते हैं और दोनों मिल करके और हमारा स्कोप काफ़ी ब्रॉड हो जाता है। और काफ़ी हम लोग इसमें रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन में काफ़ी तेज़ी से आगे बढ़ रहे हैं और फ्रूटफुल रिजल्ट भी मिल रहा है। जैसे अभी कोविड में बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट बनी, वो हमारी बायोटेक्नोलॉजी के वजह से बनी। यदि बायोटेक्नोलॉजी नहीं होती, टेक्नोलॉजी हम लोग नहीं लगा पाते, तो डॉक्टर आज अपाहिज हो जाते, डॉक्टर कोई काम नहीं कर पाते। सिर्फ मेडिसिन से आजकल हम लोग देखते हैं, आप भी देखते होंगे कि डॉक्टर बेस्ड हो गए हैं डायग्नोसिस पे, कि उनका रिसर्च बेस्ड क्या है। तुरंत लिखते हैं क्लिनिक में आप चले जाइए, ये चीज़ टेस्ट करा लीजिए, यहाँ टेस्ट करा लीजिए, वो सब हमारा बायोटेक्नोलॉजी का होता है। तो आजकल के क्षेत्र में बायोटेक्नोलॉजी का बहुत बड़ा रोल हो गई है, बहुत बड़ा रोल। जितना मैं व्यापक मैं समझ रहा हूँ कि बायोटेक्नोलॉजी अपने आप में बहुत बड़ा क्षेत्र है, इंडस्ट्री से ले करके फूड टेक्नोलॉजी में। अब ये छोटी सी बात मैं कह रहा हूँ, एक माइक्रोबायोलॉजी की बात जो हम लोग बायोटेक्नोलॉजी में यूज करते हैं। जितना भी फूड प्रोडक्ट्स है, तो हम लोग चाहते हैं कि एक फूड हो, उसको हम लोग 3-4 दिन 5 दिन मतलब ड्यूरेबिलिटी हो उसकी। ये नहीं कि आज ही हम बनाया और तुरंत खा गया, ख़त्म कर दिया। तो वैसा नहीं, क्योंकि हम लोग को बहुत सीप में जाना होता है, 2 महीने 3 महीने तक का फूड आइटम रखना हो पड़ता है। तो उसके लिए उसमें माइक्रोब्स ग्रो नहीं कर जाएँ, वैसा हम लोग उसको रेसिस्टेंट वैरायटी का बनाते हैं। तो ये काम बायोटेक्नोलॉजी वाले कर रहे हैं। मेडिसिन इंडस्ट्री में एंटीबायोटिक से ले करके आज आज ही हम लोग काफ़ी आगे बढ़ चुके हैं। और ऐसी ऐसी हमारी वैक्सीन बनी है जो हम लोग सोच भी नहीं सकते थे, जो पहले संभव नहीं था। तो आने वाले समय में इसका बहुत बड़ा स्कोप है। स्टूडेंट जो सिन्हा कॉलेज में अगर बायोटेक्नोलॉजी करना चाहते हैं तो उनके लिए क्या क्वालिफिकेशन मस्ट है और कुल कितने सीटें हैं यहाँ पर? बायोटेक्नोलॉजी के लिए आईईसी में इंटरमीडिएट में बायोलॉजी का होना जरूरी हो जाता है। यदि आईईसी में बच्चे बायोलॉजी के साथ 45% के साथ क्वालिफाई किए हैं, तो हमारे यहाँ बीएससी बायोटेक्नोलॉजी पढ़ने के लिए एलिजिबल हो जाते हैं। और साइंस के स्ट्रीम वाले, बायोलॉजी वाले स्ट्रीम के लिए 2-3 चीज़ होती है। एक तो मेडिकल में जाते हैं, एक एग्रीकल्चर में जाते हैं, और तीसरी बायोटेक्नोलॉजी में आते हैं। और मैं बात करता हूँ कि एग्रीकल्चर और मेडिकल की बात तो हम लोग बहुत बरसों से करते आ रहे हैं, और ये ब्रॉड स्कोप में हमारा बायोटेक्नोलॉजी थर्ड है, जो बायोलॉजी स्ट्रीम वाले के लिए बेटर चांस देता है। और हमारे यहाँ 60 सीट है, 60 ही सीट है बीएससी बायोटेक्नोलॉजी के लिए, और सब फुल हो जाती है। एडमिशन लेने के लिए क्या क्या प्रोसेस है? लाइक बहुत सारे डिपार्टमेंट जो यहाँ पर हैं वो एंट्रेंस कंडक्ट करवाते हैं और वाइवा भी, तो यहाँ क्या फैसिलिटी है? हमारे यहाँ तो अभी टेस्ट के द्वारा ही एडमिशन प्रोसेस होती है। लड़के फॉर्म भर लेते हैं, उसके बाद फिर हम लोग उनकी टेस्ट ले लेते हैं। अभी कोविड की वजह से कुछ प्रोविज़न चेंज हुई है कि इंटरमीडिएट के मार्क्स बेसिस को लेकर के हम लोग एडमिशन लेते हैं। और जैसे ही हमारा 60 सीट का हो गया, हम लोग रिजर्वेशन भी फॉलो कर लेते हैं और एडमिशन फुल हो जाती है। क्या फी स्ट्रक्चर है स्टूडेंट्स के लिए और इज देयर एनी फैसिलिटी ऑफ लोन? हमारे यहाँ 15,000 पर ईयर की फ़ीस तय हुई है। ये सेल्फ फाइनेंस कोर्स है, तो 3 साल का ये कोर्स है। तो 15 या 45,000 रुपये लगते हैं, और 5,000 रुपये एग्जाम्सन फीस तीनों ईयर मिला के लग जाते हैं। तो टोटल कोर्स फ़ी का 50,000 रुपया 3 साल के लिए लग जाती है। तो जो बच्चे सक्षम हैं तो वो तो दे ही देते हैं, जो सक्षम नहीं होते हैं उनके लिए हम लोग डीआरसीसी से
लोन की प्रोविज़न है और इमीडिएट 10 दिन 15 दिन में उनकी लोन सेंक्शन हो जाती है 50,000 रुपये की और वो देते हैं। क्या कैंपस प्लेसमेंट भी प्रोवाइड करवाती है डिपार्टमेंट स्टूडेंट्स को? हाँ, हम लोग 2000 ये हमारी बायोटेक्नोलॉजी सिन्हा कॉलेज में 2007 से शुरू हुई थी। पहला बैच 10 में निकला था, तो 10 में तो नहीं 11 से हम लोग लगातार हर एक बच्चों को खास करके 5 से 10% बच्चे जो बेटर होते हैं उनकी प्लेसमेंट हो जाती है। हाँ, उनकी फूड इंडस्ट्री में, माइक्रोबियल एनालिसिस में और इंडस्ट्री में, इवन आजकल इफ़को में, आजकल एफसीआई में, एसएफसीआई में उनकी लगातार वो हो जाती है। What is the difference between biotech and B Farm? अच्छी क्वेश्चन है। हाँ, बायोटेक्नोलॉजी मैं पहले ही बता चुका हूँ कि काफ़ी ब्रॉड है, ये हर एक चीज़ में घुसा हुआ है। हम लोग अभी बात करें तो मेडिकल बायोटेक्नोलॉजी होते हैं, इंडस्ट्रियल बायोटेक्नोलॉजी होती है, इन्वायरमेंटल बायोटेक्नोलॉजी होती है, फूड टेक्नोलॉजी होती है। ये चारों चीज़ 5 जगह हम लोग जाते हैं, जबकि एक ये बी फार्म किए हुआ लड़का सिर्फ मेडिकल में जा सकता है और हम लोग का 5-5 डिसिप्लिन है। मेडिकल में भी जा सकता है, एग्रीकल्चर में भी एग्रीकल्चर बायोटेक्नोलॉजी है, जा सकता है। इन्वायरमेंटल बायोटेक्नोलॉजी जो है लेटेस्ट अभी आप सभी का नज़र अभी है कि किसी तरह से आप इन्वायरमेंट को सेव करो। ये बहुत बड़ी लेटेस्ट क्वेश्चन है अभी पूरे वर्ल्ड के लिए। तो ये हमारा परफेक्ट ब्रांच देता है इन्वायरमेंटल बायोटेक्नोलॉजी का। तो मैं समझता हूँ और सारे लोग समझ रहे होंगे कि बी फार्मा पर्टिकुलर एक मेडिकल के लिए हो गई और बायोटेक्नोलॉजी का फील्ड काफ़ी ब्रॉड है, वो सभी चीज़ में जा सकता है। आधे बच्चे आज के समय में हमारे बायोटेक्नोलॉजी के फार्मा इंडस्ट्री में हैं, जो माइक्रोबियल टेस्ट करते हैं, एनालिसिस करते हैं। हाँ, इसमें एक और होती है कि हमारी बायोटेक्नोलॉजी ये एक्सपेरिमेंट बेस्ड है, रिसर्च बेस्ड है। इसमें बीएससी में तो कम असिस्टेंट का पोस्ट मिलता है, लेकिन यदि हम लोग थोड़ी सी स्टडी आगे कर लें, एमएससी कर लें, तो ये मैं तो कहूँगा कि एमबीबीएस से भी अच्छी पोस्ट है। बी फार्मा तो कहना ही नहीं है, बी फार्मा तो केमिस्ट से बनते हैं। इसमें हम लोग रिसर्च के करने के बाद में हम लोग साइंटिस्ट सीधे बन जाता है। इसमें हमारे यहाँ से हर एक साल करीब 5 to 10 बच्चे हायर एजुकेशन के लिए पूरे इंडिया लेवल के टेस्ट में सफल होते हैं। ये हमारी सिन्हा कॉलेज का बहुत बड़ी गरिमा की बात है कि हर एक साल 5 से 6 बच्चे हायर एजुकेशन के लिए जेएनयू में, दिल्ली यूनिवर्सिटी में और उत्कल यूनिवर्सिटी में बच्चे क्वालिफाई करते हैं और उसमें से 10 बच्चे में 4-5 बच्चे साइंटिस्ट बन जाते हैं। किस तरह के प्रैक्टिकल वर्क आप करवाते हैं बच्चों को? ये हमारा, मैं पहले ही बोला हूँ कि ये प्रैक्टिकल बेस्ड हमारा लैब है, सॉरी, और हमारा कोर्स है। तो बच्चे का प्रत्येक दिन, हर एक बच्चे का प्रत्येक दिन लैब होती है। लैब हमारा काफ़ी रिच है, जिसमें हम लोग पीसीआर तक रखे हुए हैं और उन बच्चों का लैब हर एक दिन होती है। कोर्स सिलेबस में थ्योरी है, वो हो या ना हो, वो तो ऑनलाइन भी हो जाती है, बट हम लोग प्रैक्टिकल प्रत्येक दिन कराते हैं। एक और हमारे यहाँ फैसिलिटी है कि बच्चों को हम लोग इंडस्ट्रियल विजिट कराते हैं। 1 महीने के लिए जब हमारा समर होता है तो हम लोग बाहर भेजते हैं। लखनऊ, जहाँ सेंट्रल ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट है, वहाँ से हमारा कोलैबोरेशन है दोनों का। वहाँ हम लोग भेजते हैं 1 महीने के लिए बच्चों को और वहाँ वो प्रैक्टिकल करते हैं इंडस्ट्री के लिए। 1 महीना करते हैं। फर्स्ट ईयर वाले, सेकेंड ईयर वाले को कहीं दूसरे जगह भेजते हैं, थर्ड ईयर वाले को कहीं तीसरे जगह भेजते हैं। तो हम लोग लगातार अभी लखनऊ भेज रहे हैं एक बैच को पटना कैंसर हॉस्पिटल भेजते हैं। यहाँ पे वो क्लिनिकल माइक्रोबायोलॉजी का टेस्ट होता है, वहाँ कराते हैं। तो बच्चे हमारे यहाँ पाठ्य तक निकलते निकलते एक्सपर्ट हो जाते हैं। कोविड से पहले और कोविड के बाद कितने चेंजेस आप देखते हैं इस सेक्टर में? हाँ, मैं देख रहा हूँ कि कोविड में के कंडीशन में काफ़ी समस्याएं आई। बहुत व्यापक असर पड़ा है कोरोना का हमारे ही खास करके एजुकेशन वाले क्षेत्र में, क्योंकि हम लोग का जो कोर्स है वो प्रैक्टिकल बेस्ड है। वो बच्चों को मैं नहीं दे पा रहा था। तो अपने आप में हम लोग ऑनलाइन कितनी भी पढ़ा लें, मैं सेटिस्फाइड नहीं था कि ये आर्ट्स से नहीं है, हिस्ट्री नहीं है, सिविक्स नहीं है कि हम लोग बच्चों को पढ़ा दिया। ये हमारा लैब बेस्ड टेक्नोलॉजी है। अब मैं बच्चों को नहीं दे पा रहा था तो मैं अंदर से काफ़ी थम गया था
और मैं जा रहा था कि कब ख़त्म हो, बाई नेचर से मना रहा था कब ख़त्म हो, मैं बच्चों को कुछ दे सकूं। तो मैं काफ़ी भुगता हूँ इसमें। हम लोग की बस की बात नहीं थी ऑनलाइन। अमिताभ मैगजीन जो इस बार नई छपी है, आपने भी उसमें अनुभव अपना शेयर किया है। हालांकि मैं तो सजेस्ट करूंगा एवरीवन कि आप अमिताभ मैगजीन को पढ़ें। आपने भी अपना अनुभव उसमें बताया है। आपका विषय था अनुशासन। क्या आप कुछ मतलब अनुशासन के विषय में हमारे व्यूअर्स को बताना चाहेंगे? अनुशासन लिखने के प्रति मेरा ये, मैं तो साइंस का स्टूडेंट्स रहा हूँ। एक ही चीज़ आई, मैंने कोविड में औरंगाबाद में मैंने देखा कि डेली रोज़ अनाउंस हो रही है कि मास्क पहननी है या फिर ऐसे डिसिप्लिन रहनी है, लेकिन औरंगाबाद के लोग मानते नहीं थे। मैं काफ़ी अंदर से फील करता था कि यहाँ के लोग कैसे हैं जो एक डिसिप्लिन, इस पर भी मैंने कोविड के क्षेत्र में ही वो लिखा। एक वर्ड नहीं आई कोविड का, लेकिन मैं डिसिप्लिन को काफ़ी नज़रिए से देखा कि यहाँ कोई मानने वाला नहीं है। मैं काफ़ी विस्मित हो गया था इसमें, इसलिए लिखा था कि नहीं, डिसिप्लिन रहेगा तो सारा चीज़ ठीक है, और नहीं तो कतई संभव नहीं है। और हम लोग जानते भी हैं कि अनुशासन पहली पीढ़ी होती है। किसी स्टूडेंट्स को छोड़ दीजिए, घर में ही माँ बाप डिसिप्लिन में नहीं रहे तो हम लोग का तो समाज चल नहीं पाएगा। इसके लिए डिसिप्लिन तो हर एक क्षेत्रों में इम्पोर्टेंट है। बिल्कुल सर, हमने भी उसको पढ़ा है और बारीकी से पढ़ा है। बहुत ही अच्छा मुझे लगा उसको पढ़ने के बाद, और हम सभी से सजेस्ट भी करेंगे कि उसको पढ़ें आप। सो यू मस्ट हैव बीन आल्सो द स्टूडेंट ऑफ बायोटेक। व्हाट हैव बीन योर एकेडमिक जर्नी? एक्चुअली में मैं तो सेंट कोलम्बस और हजारीबाग से एमएससी करके वहाँ से निकला, और वो कॉलेज हमें सिखाई है कि बच्चों को ठगना मत। एक ही लाइन उसका थीम हम बोले कि उस लाइन था कि जहाँ जाना है, यदि जिस फील्ड में जाना है, ठगना नहीं है। एक वर्ड था। तो मैं भी अभी तक, जितना 22 साल का मेरी हो गई जर्नी एजुकेशन लाइफ की, मैं आज तक कभी कोशिश भी नहीं की किसी बच्चों को ठगना है। मैं जहाँ तक हो सके अपने से ज़्यादा देने की कोशिश की है। और मैं अपने बहुत गर्व से बोल सकता हूँ कि वो रिवार्ड मुझे मिली है। वो रिवार्ड मुझे मिल गई है कि बच्चे कभी नादानी नहीं किए 22 सालों में, कभी मौका नहीं दिए बोलने का, डांटने का, डिसिप्लिन मेंटेन करने का। हमारे यहाँ बच्चे काफ़ी डिसिप्लिन होते ही हैं, न जाने क्यों। औरंगाबाद के लोग भले ही कुछ गड़बड़ किए हो कोविड में, लेकिन हमारे बायोटेक्नोलॉजी के बच्चे फर्स्ट ईयर से लेकर 3rd ईयर तक कभी बोलने का, मैं एक फख्र के साथ मैं और बोलूँगा कि मेरी उम्र अभी 54 साल हो गई। मेरे 2 बच्चे हैं, और नहीं बोलना चाहिए, मैं फिर भी बोल रहा हूँ। बच्चों को हर एक फादर डांटते हैं, बोलते हैं, मारते भी हैं। वो मदर फादर का डिसिप्लिन होता है, लेकिन मेरे को कभी बच्चों को बोलने का मौका नहीं दिया, बच्चे दोनों। और वही खुश किस्मत मैं हूँ कि कॉलेज में भी आने के बाद यहाँ बच्चे जो हज़ारों बच्चे निकले अभी तक, वो भी मौका नहीं दिए। तो हमसे ज़्यादा खुश कौन है, खुश नसीब। सो एज ए लास्ट कमेंट, क्या सजेस्ट करना चाहेंगे आप अपने बच्चों को जो यहाँ पर दाखिला ले चुके हैं एंड दोज वांट टू टेक एडमिशन हियर? अब मैं बच्चों से सभी से गुजारिश करता हूँ कि वैसे ही जैसा अभी प्रीवियस ईयर में हम लोग मेंटेन करते आ रहे हैं, वैसा ही अभी तक सब करते रहें। और हमारे जहाँ जितने फैकल्टी हैं सभी काफ़ी मेहनती हैं। और हम चाहेंगे कि बच्चे यहाँ से जाकर के हायर एजुकेशन में जाएँ। यहाँ बच्चे पढ़ने के बाद थोड़ी चले जाते हैं कि हम सर्विस करेंगे। तो मैं छोटा हूँ कि बीएससी डिग्री छोटी हो जाती है, और हम लोग प्रयासरत हैं कि यहाँ एमएससी बायोटेक्नोलॉजी भी आ जाए। हम लोग भेजे हुए हैं विजन यूनिवर्सिटी में, इमीडिएट आ जाने की चांसेस है। तो यहीं से डायरेक्ट तब हायर एजुकेशन लेके जाएंगे तो बच्चे अपने करियर पर अच्छा हो जाएंगे। तो मैं बच्चों को काफ़ी आशीर्वाद देता हूँ कि वो आगे बढ़ें। थैंक यू वेरी मच अनिल सर फॉर योर टाइम। और बहुत अच्छा लगा आपसे बात करने के लिए, आपने अपना समय दिया और हमारे सभी प्रश्नों का उत्तर दिया। थैंक यू वेरी मच सर। थैंक यू। सो थैंक यू वेरी मच फॉर वाचिंग दिस इंटरव्यू। आई होप कि इस इंटरव्यू के बाद बायोटेक्नोलॉजी और खासकर बी फार्म और बायोटेक्नोलॉजी में क्या अंतर होते हैं, अनिल सर के माध्यम से आपको जानकारी प्राप्त हुई होगी। सो बने रहिए माई कॉल नोटिफायर के साथ। सी यू इन नेक्स्ट इंटरव्यू। थैंक यू।